सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। जैसे कि आपको पता है, आज आपको बताने वाला हूं मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसके बारे में हम समझते हैं। इससे पहले आपको यह जानना होगा कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये इसे हिंदी में कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। और मैं आपको इंग्लिश में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं और समझाऊंगा भी अच्छे तरीके से। और इसका पीडीएफ लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ऑर्गेनोमेटेलिक के टॉपिक से रिलेटेड इससे नीचे लेक्चर में आपको आ जाएगा पूरा बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर मेटेलिक एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन। यानी कि यहाँ पे देखो यह कहा जा रहा है कि जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आप कंपाउंड से समझते होंगे कि जो कंपाउंड क्या होता है। अगर बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड आप जैसे जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक मेटल क्या होता है, तो ये भी आपको पता होगा कि मेटल क्या होता है। मेटल एटम कार्बन से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। जो कार्बन एटम होता है उससे डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे देखो C2H5। यहाँ पे C2H5 जो है, यहाँ पे ये कार्बन जो है, ये H5 यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है कि क्योंकि H को हम दर्शा नहीं सकते स्ट्रक्चर फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे C2H5 इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये देखिए जिंक जो है, ये जिंक क्या है? मेटल है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? फिर यहाँ पे देखो C2H5 है इस तरह से, फिर यहाँ पे C2H5 इस तरह से जुड़ा हुआ। तो इसको, ये हो गया आपका डायएथिल जिंक हो गया। ये क्या हो गया आपका? डायएथिल जिंक हो गया। इसको आप डायएथिल जिंक भी कह सकते हो। तो डायएथिल जिंक इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन है तो जैसे कि 1 कार्बन में मेथ होता है तो 2 कार्बन में एथ होता है। तो यानी कि इससे आपको पता है कि ये एथ, यानी 2 कार्बन है तो इसलिए एथ कहेंगे। तो ये हो गया एथिल यहाँ, लेकिन 2 जगह पे, यहाँ पे भी एथिल है और यहाँ पे भी एथिल है। तो 2 का मतलब डाई होता है। ये जो 2 है इसका मतलब डाई होता है, इसलिए हमने कहा डायएथिल जिंक। डायएथिल जिंक इसलिए कहा क्योंकि जिंक जो है इसके बीच में लगा हुआ है और ये क्या है? जिंक मेटल है। तो यही हमने कहा, इसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक, यहाँ पे एक जिंक है, क्लियर। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक मेटल, यानी कि मेटेलिक एटम जो होता है, मेटेलिक एटम कौन है? यहाँ पे जिंक है। ये जो आपका जिंक है मेटेलिक एटम है। तो यही हमने कहा कि मेटेलिक एटम कार्बन से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। देखिए इस तरफ भी कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हैं और इस तरफ भी कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हैं। कौन? मेटेलिक एटम। तो उसे हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये हमने बताया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से देख लो आप। C2 हो गया, H5 इसको इस तरह से लिख दो आप, और यहां पे आप लगा दो Mg। ये क्या है? मेटेलिक एटम है। Mg मैग्नीशियम लगा दिया हमने। और यहाँ पे आप यहाँ पे Br लगा दो, Br। और Br क्या है? ये एक तरह से हेलोजन ग्रुप है, एक तरह से Br। तो यहाँ पे इस तरह से जुड़ चुका है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस यहाँ पे एक तरह का एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको मेटेलिक एटम बताया। मेटेलिक एटम अगर कार्बन से डायरेक्टली जुड़े, देखिए यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हैं मेटेलिक एटम, ये मेटेलिक एटम हो गया। ये जो आपका मैग्नीशियम है मेटेलिक एटम है, ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता हो कि कितने कार्बन से एक या एक से अधिक जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक कार्बन से डायरेक्टली ही जुड़े हुए हैं मैग्नीशियम। तो इसी को हमने कहा, क्या कहा हमने? तो इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं और इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा। तो यहाँ पे Br भी है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे आप लिख दो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह हो गया आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या आप इसको नोट कर लीजिए? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं। आगे यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक है, जैसे कि ये आपने जैसे पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये आपका खत्म हो गया कि ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है, आप समझ गए। अब आगे समझिए। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक का जो चैप्टर है उसमें आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा
ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखना होगा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। और फोर्थ नंबर में आप देखोगे एमसीक्यू और उसका उससे रिलेटेड जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो सब आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में, यानी कि ऑर्गेनो मेटेलिक जो चैप्टर है इसमें आपको नीचे प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। आपको अच्छे से बीएससी थर्ड ईयर की तैयारी करनी है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए समझते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। जैसे कि हालांकि आपको पता है कि आप 12th क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा होगा, आपको आज डिटेल में मैं बताऊंगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिर होता क्या है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा, दिस कार्ब मैग्नीशियम कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनो मैग्नीशियम। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि आखिर जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अर्थात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हम आपको वहां पे हिंदी में भी मिल जाएगा पीडीएफ में। आपको अभी हिंदी में समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, आपको समझना होगा, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया आपको मैं जो अभी बताया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसे कह रहा है कि इसे कार्ब मैग्नीशियम, जो कार्ब मैग्नीशियम कंपाउंड है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पहला इसका टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि इसे कार्ब मैग्नीशियम यौगिक या ऑर्गेनो मैग्नीशियम कहते हैं। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको कार्ब मैग्नीशियम यौगिक, इसको जो है कार्ब मैग्नीशियम यौगिक या हम इसको ऑर्गेनो मैग्नीशियम यौगिक भी कहते हैं इसे, या ऑर्गेनो मैग्नीशियम यौगिक भी कहते हैं। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। आप दूसरा देख लेते हैं, ये वाला देख लो आप। ऑर्गेनो मेटेलिक ऑफ मैग्नीशियम आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक है, इसमें से रिलेटेड ये मैं आपको बताता हूं कि जो ये वाला जो पार्ट है इसमें ये कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यानी कि जो मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम का, ये जो मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक है, मैग्नीशियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक यहाँ आपको बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक किसे कहा हमने, इससे पहले वाले यहाँ पे आपको जस्ट बताया था ऑर्गेनोमेटेलिक क्या, कि इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा ऑर्गेनोमेटेलिक, क्योंकि मेटेलिक एटम कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हैं इसलिए इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहा। तो इसी में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपका मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यानी कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है उसमें मैग्नीशियम भी जुड़ा हुआ, तो मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक को क्या कहा जा रहा है, तो उसे कहा जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। फिर से सुन लो एक बार, मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहता है, इसे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरह से मतलब कि प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें इस तरीके से भी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम भी कहा जा रहा है और ऑर्गेनो यहाँ पे क्या कह रहा है मैग्नीशियम, यानी कि इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक ऑफ मैग्नीशियम आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूं कि मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये आपको पता चल गया। चलिए समझते हैं। अब तीसरा ये आपको समझा देता हूं, आप इसको नोट कर लो। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। आपको पता है 12th क्लास में आप पढ़े होंगे कि RMgX क्या होता है। R होता है एल्किल ग्रुप और Mg आपका कि मेटेलिक, ये ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, सॉरी ये मेटेलिक एटम आप ले इसको को, ये मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटेलिक एटम। मेटेलिक एटम ये जो R है, एल्किल, एल्क मतलब कार्बन होता है, ये आपको भी जस्ट आपको भी बता देता हूँ। तो और मैग्नीशियम इसमें जुड़ा हुआ, और ये X जो है ये हेलोजन ग्रुप है, तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सामान्य सूत्र क्या होता है, RMgX। बस आपको भी ये जानना, मैं अभी बता देता हूँ उसके बारे में भी। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि ये जो है R है, इसको हम CH3 बोल सकते हो या आप C2H5 बोल सकते हो, क्योंकि R एल्किल ग्रुप हो गया, ये भी आपको पहले पता होगा। और मैग्नीशियम तो आपको पता है ही। और Cl जो है ये X जो है ये हेलोजन ग्रुप है, इसमें Cl आ जाएगा, यानी क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये सब हेलोजन ग्रुप है, ये सब आ जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन। आखिर क्या होता है प्रिपरेशन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए समझते हैं इसका प्रिपरेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज prepared by the action of an alkyl halide on magnesium in the presence of a dry ether। ये आप नोट कर लो और मैं आपको बताता हूं आखिर ये क्या कहा जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज
prepared by the action of an alkyl halide on magnesium in the presence of a dry ether. ग्रिग्नार्ड, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है आपका यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर क्या होता है ये भी आपको पता होगा कि 12th क्लास में आप पढ़े होंगे। अगर आप बीएससी में केमिस्ट्री लिए होगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा पहले से ही, अगर नहीं है तो वो भी आपका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, बेस आप स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम पर क्रिया से बनाया जाता है। यानी कि फिर से आप नोट कर लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ये जो आपका टॉपिक है इसमें हिंदी में मैं बता रहा हूँ इसको, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया है, इसमें जो यह कहा जा रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो ड्राई ईथर है इसकी उपस्थिति में, यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड जो है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से, एल्किल हैलाइड जो है मैग्नीशियम से क्रिया से बनाया जाता है। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम पर क्रिया से बनाया जाता है। फिर से आप सुन लो एक बार, फिर से आप लिख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम पर क्रिया से बनाया जाता है। कैसे, चलिए समझा देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे देखो आप क्या कर रहा है, आर एक्स प्लस मैग्नीशियम है। यहाँ पे देखो मैं आपको अभी पहले बताया कि आर आपका हो गया CH3, आप बोल सकते हो आर, ये कुछ भी बोल सकते हो, या 2H5 बोल सकते हो, ये एल्किल ग्रुप हो गया, और एक्स जो हेलोजन ग्रुप है ही, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे आप ड्राई ईथर लिख दो, ड्राई ईथर, ये हो गया आपका ड्राई ईथर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पे देखो कि मैग्नीशियम EX को डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया इसको, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा आपका CH3। तो ये एल्किल ग्रुप है, R के जगह CH3 है, और यहाँ पे मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे Mg आ गया। क्लियर। और यहाँ पे जब Mg आ गया तो X क्या हेलोजन ग्रुप, क्या आयोडाइड, आई भी ले सकते हो, या Br भी ले सकते हो, या Cl भी ले सकते हो। तो X के जगह हम I ले लेते हैं, अभी हमने I लिया तो I लिख दिया हमने। तो ये हो गया आपका। तो एक नंबर में क्या हो गया, तो इसमें से जैसे मीथेन था, तो मीथेन में 4 कार्बन, यानी कि एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होता है, और सभी बॉन्ड पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन एक हाइड्रोजन निकल जाने से वो मेथिल बन जाता है, यानी कि मेथिल बन गया, तो इसे हमने कहा मेथिल, और उसके साथ मैग्नीशियम जुड़ा हुआ था, मैग्नीशियम और उसके साथ आयोडीन जुड़ा रहता था, सॉरी आयोडाइड जुड़ा था, आई जुड़ा रहता था, इसको आयोडाइड बोलते हैं। तो ये आपका हो गया मेथिल मैग्नीशियम को इस तरह से दिखा देता हूं, मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडाइड। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। इतना दूर आपको उम्मीद है कि अच्छे तौर पे आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे तौर पे समझा देता हूं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और समझा देता हूं। तो ये आपका हो गया, नॉर्मल सी बात थी वो। तो यहाँ पे R के जगह हमने लिख दिया CH3 या C2H5, ये सब आप लिख सकते हो। तो या आप लिख सकते हैं C6H5, यानी कि ये सब क्या हो गया, R के जगह पे हम ये सब लिख सकते हैं। तो ये हो गया R के बारे में। चलिए X के बारे में देखते हैं। जैसे कि हेलोजन ग्रुप है तो Cl हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडाइड हो गया, I हो गया। तो ये हो गया आपका। चलिए दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, चलिए CH3। चलिए फिर से हम लिया मेथिल, और मेथिल के साथ इस बार हमने रखा कुछ और नया। चलिए कुछ दूसरा चीज रख देता हूं मैं। चलिए ये तो हमने ले लिया था, इसको कट करता हूं, ये इसका एग्जांपल ले लिया था। तो C2H5 ले लेता हूं मैं, इस बार C2H5 ले लेता हूं। C2H5 लिया और Br ले लिया उसके साथ, Br भी उसके साथ है। तो इससे पहले ये लिया था, तो ये इस बार ले लिया Br। तो उसके बाद इसको हमने रिएक्ट कराया किससे, मैग्नीशियम। तो अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो इसके बारे में। तो सिंपल सी बात है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर लिख दो आप, ईथर की उपस्थिति में ये क्या करता है, मैग्नीशियम Br को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हैलोजन को यहां से इधर कर देता है, और ये इसकी जगह आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है C2H5 MgBr, ये हो गया। और इसको आप किस तरह से बोलोगे, तो 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन एटम है, तो 2 का क्या होता है, 2 का एथ होता है, तो हो गया एथिल। तो एथिल मैग्नीशियम, एथिल के साथ मैग्नीशियम जुड़ा होता है, उसके साथ ब्रोमाइड, तो हो गया आपका एथिल मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हो गया क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब आगे समझते हैं। ये आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 12th में इस तरह से पढ़े होंगे, आपको उम्मीद है कि आपको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम आगे समझेंगे कि प्रयोगशाला विधि से कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं, प्रयोगशाला में आखिर किस तरह से बनता है और किस किस चीज का यूज किया जाएगा और उसमें क्या सावधानियां बरता जाएगा और उस तरह से उसमें उपयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको लेबोरेटरी मेथड से किस तरह से बनाया जाता है लेब में, उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो ये एक तरह का यहाँ पे क्या है, वाटर बाथ लिया हमने, तो उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि जो सबसे पहले ये वाटर बाथ है और वाटर बाथ में क्या है, मैग्नीशियम है। ये इसमें क्या है, ये आपका मैग्नीशियम इसमें बड़ा हुआ है। मैग्नीशियम सस्पेंडेड इन ईथर, क्या हो गया, मैग्नीशियम सस्पेंडेड इन ईथर। तो ये मैग्नीशियम इसमें डाल दिया हमने। उसके बाद देखो अब मैग्नीशियम को इसमें डालने के बाद यहाँ पे एल्काइल हैलाइड डिसोल्व इन ईथर, एल्काइल हैलाइड जो है उसको क्या किया, इस तरह से इसको इसमें रखा गया, एल्काइल हैलाइड को, ये हो गया। और इस फ्लास्क में यहाँ पे CaCl2 रखा, तो इस तरह से इसमें रखा, एक वाटर बाथ का एक प्रोग्राम तैयार किया। किस तरह से, लेब में। तो लेब में इस तरह से अब आगे बताता हूं उसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पहला रूल देख लो, यहाँ पे हमने क्या क्या किया लेब में, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप इमेजिन करना आप मन में कि जो लेब में इस तरह से वाटर बाथ लिया, उसमें क्या क्या किया। तो ये आपका तो जो सामान है आपका वो तो है, सब्सटेंस है, उसके जरिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेबोरेटरी मेथड से बनाया। चलिए समझते हैं। टेक 3 grams of magnesium powder and 50 ml free of alcohol ether in a round bottom flask, इन राउंड बोतल फ्लास्क। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, जो एक गोल पेंदी है, ये जो गोल पेंदी है, इसके फ्लास्क में 3 ग्राम मैग्नीशियम चूर्ण और 3 ग्राम जो है मैग्नीशियम चूर्ण लिया। कितना ग्राम, तो यहाँ पे 3 ग्राम, इसमें 3 ग्राम मैग्नीशियम चूर्ण लिया। क्लियर, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और 50 ml अल्कोहल से मुक्त ईथर लेते हैं, और 50 ml जो अल्कोहल है उससे मुक्त, यानी अल्कोहल से इसको धो दिया, जो मैग्नीशियम है उसको इस तरह से अल्कोहल से इसको रखा। तो यहाँ पे बोल रहा मुक्त ईथर लेते हैं, इसमें से 50 ml क्या किया, ये 3 ग्राम मैग्नीशियम लिया। 3 मैग्नीशियम कितना ग्राम लिया था, 3 ग्राम, 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इतना लिया। क्लियर, 50 मिली अल्कोहल से मुक्त ईथर लेते हैं, और जो अल्कोहल से मुक्त ईथर कितना लेते हैं, 50 ml लेते हैं, 50 ml। तो ये आपको लिख दो, 50 ml अल्कोहल, OH अल्कोहल का फॉर्मूला आता है। तो ये 50 ml लिया इसे मुक्त, और जो ये 50 ml जो आपका अल्कोहल है, तो इस अल्कोहल से हमने क्या किया, किसको धो दिया, ईथर को धो के इसमें रखा, इसमें वाटर बाथ में, गोलपेंदी के फ्लास्क में इस तरह से रखा। तो उसके बाद इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। और नीचे से हमने हीट दिया, क्या दिया नीचे से, इसको दूसरे चीज से दिखाता हूँ। नीचे से हमने हीट देना शुरू कर दिया, हीट। और जब हमने हीट दिया नीचे से, इस तरह से प्रयोग है, मतलब प्रयोग कर रहा, किया जा रहा लेबोरेटरी मेथड के अनुसार। इस तरह से आपको उम्मीद है समझ में आ जा रहा होगा। अब आगे समझते हैं इससे रिलेटेड। इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझो कि अब इसमें आगे क्या किया हमने। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है अ रिफ्लक्स कंडेंसर विद अ CaCl2 प्रोटेक्टर ट्यूब इज अटैच्ड टू दिस फ्लास्क एज shown इन द फिगर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस फ्लास्क में चित्रानुसार CaCl2 जो है आपका रक्षक नली युक्त एक रिफ्लक्स कंडेंसर लगा देते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे है वो CaCl2, चलिए चित्र में देखते हैं। देखो यहाँ पे जो कंडेंसर है इसमें Cl2 रखा, तो यही इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यही हमने भी यहाँ पे कहा, तो ये आपको समझ में आ गया। एंड पुट द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिजॉल्व इन ईथर इन दिस फ्लास्क। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि और इस फ्लास्क में ईथर से घुले हुए एल्काइल हैलाइड, जो बोल रहा है कि इस फ्लास्क में ईथर से घुले हुए एल्काइल हैलाइड की कैलकुलेटेड अमाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि ये आपको समझ लो, यहाँ पे तो जो ये फ्लास्क है इसमें ईथर से घुले हुए, जो ईथर से घुला हुआ होगा, और एल्काइल हैलाइड की जो कैलकुलेटेड अमाउंट होगा, जो कैलकुलेट करके रखा होगा अमाउंट, उसको इसमें क्या करेंगे, मतलब कि उचित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में इसमें डाल देंगे इस फ्लास्क में। यही यहाँ पे कहा जा रहा है। क्लियर, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया लेब में। द फ्लास्क इज हीटेड ऑन वाटर एंड 1
या 1 या 2 pieces of iodine are put in it। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि दो फ्लास्क को जल उष्मक पर गर्म करते हैं, और जो ये फ्लास्क है इसको क्या किया हमने, यहाँ पे फ्लास्क को जल उष्मक पर गर्म किया, जो ये जो जल तो ही है जल उष्मक पर, जहाँ पे जल का टेम्परेचर उतना डिग्री पे गर्म करते हैं, और 1-2 आयोडीन के टुकड़े भी डाले। तो और इसमें क्या किया हमने, आयोडीन का जो छोटा छोटा पीस है, आई यानी कि आयोडीन समझ लेना, इसमें डाल दिया, 1-2 आयोडीन के टुकड़े भी डाल दिए हमने। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझता हूं मैं। क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन all the magnesium has dissolved, this is the Grignard reagent। कहने का मतलब ये हो गया, जब समस्त मैग्नीशियम घुल जाता है, इस पूरे प्रोसेस में जब समस्त मैग्नीशियम घुल जाता है तब एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो लैब में जब सब चीज हो जाता है, यानी कि जब समझ लो कि पूरा समझ लो हो ही जाता है, जब समस्त जितना भी मैग्नीशियम घुल जाता है, इसमें जो मैग्नीशियम जो 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पूरी तरीके से घुल जाता है, तब क्या होता है, तब एक स्वच्छ और एक प्योर क्या होता है, सॉल्यूशन हमें मिलता है। इसी हमें प्योर सॉल्यूशन मिलता है, और उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने कहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा। क्लियर, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया लेबोरेटरी मेथड से। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। आगे यहाँ पे समझो, इसमें कुछ रूल है, यानी कि उसमें वो रूल आपको पालन करना होगा, कि यानी कि आप सावधानियां कह सकते हो, आप सावधानी कह सकते हो। तो ये समझिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डज नॉट फॉर्म इफ इवन a small amount of water is present in the apparatus। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यदि उपकरण में, जो ये आपका उपकरण था, यदि उपकरण में जल की सूक्ष्म मात्रा भी उपस्थित रहती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता है। यानी कि ये जो फ्लास्क में है, ये जो उपकरण है आपका, यानी कि आप apparatus बोल सकते हो, यदि उपकरण में जल की छोटी सी मात्रा भी उपस्थित रहती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होगा। ये इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना। यदि ये जो उपकरण है उसमें जल का छोटा सा भी पार्टिकल, यानी कि छोटी सी मात्रा भी मौजूद होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होगा। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देख लो, ये आपका समझ गए, सावधानियां भी आप समझ गए, रूल क्या होता है। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, इसमें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरह से देख लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर कलरलेस सॉलिड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक तरह से रंगहीन होता है, रंगहीन ठोस पदार्थ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर, दे आर वेरी एक्टिव, और ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। जो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो अत्यंत एक्टिव होता है, यानी कि क्रियाशील होता है। समझ गए। इन एक्सपेरिमेंटल वर्क्स ओनली, यानी कि इन एक्सपेरिमेंटल वर्क्स ओनली देयर इथेरियल सॉल्यूशन इज यूज्ड। यानी कि यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि इस तरह से आप समझ सकते हो, जो इथेरिय है, यानी कि प्रायोगिक कार्यों में इनका इथेरिय विलयन ही प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका जो लेबोरेटरी मेथड है उसमें जो इथेरिय विलयन इथेरिय सॉल्यूशन जो है उसमें उसका प्रयोग यूज किया जाता है। प्रायोगिक यानी कि लेबोरेटरी कार्यों में इनका इथेरिय सॉल्यूशन जो होता है उसका यूज किया जाता है। यही यहाँ पे अंत में कहा जा रहा है। ये तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी था जो आपको पता चल गया। चलिए यहाँ आपका वीडियो समाप्त होता है। आज का लेक्चर यहीं पे द एंड था। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड पार्ट में आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए ये आ जाएगा, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या होता है। जिंक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इसका बताऊंगा, और उसके बाद ऑर्गेनो लिथियम, ये सब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपको इसको समझना है और इमेजिन करना और बार बार देखना। अगर बेसिक स्टूडेंट तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना, और उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।